नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर के लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, अगर आप अन्य सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको सेपरेट जैसे फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, फिजियोलॉजी पेपर सेकंड, एनाटॉमी पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी पेपर सेकंड के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट को और देखिए। आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है जो मेरे द्वारा ली जाती है। कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उनको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, आपको नोट्स के लिए पे करना होगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सन्निकर्ष। लास्ट में अपन ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद थे, टाइप्स थे, वो सारे कर लिए थे और मैंने आपको वो भी भेज दिया था चार्ट, जो चार्ट रूप में था। मैं आपको रिवाइजेशन करा देता हूँ वापस क्या क्या था उसमें। कि प्रत्यक्ष प्रमाण था, प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद थे, निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प का कोई भेद नहीं था। फिर सविकल्प के दो भेद थे, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, लौकिक को दो भागों में बांटा था, बाह्यांतर और आभ्यंतर। बाह्य के फिर 5 ऐसे श्रावण, त्वचा, चाक्षु, रासन, घ्राण, मतलब अपन 5 पॉइंट बनाए थे ना, वो थे। और आभ्यंतर के थे मानस। ठीक है, अब अलौकिक, अलौकिक के 3 वेद हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। तो अपन करेंगे, योगज के 2 थे, युक्त और युंजान। अब करेंगे अपन सन्निकर्ष। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, टाइम हो गया अपना। सन्निकर्ष, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने प्रत्यक्ष प्रमाण के सारे भेद कर लिए। अब आता है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष के नीचे सन्निकर्षो नाम है संबंध है। संस्कृत याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अपन संस्कृत याद नहीं कर सकते। सन्निकर्ष अर्थात संबंध, संयोग। पहले मैं पूरा बता दूं आपको, फिर समझाऊंगा। यह सन्निकर्ष लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु होता है। एग्जाम्पल, विषय, रूप, रस आदि का इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, जिह्वा से संबंध। अब इसको समझो, ये तो है मतलब एग्जाम में आ जाए तो ऐसा लिखना है, सिंपल सी बात है, लेकिन इसको समझो तो सही, एक्चुअली में ये है क्या। सन्निकर्ष अर्थात संबंध। सन्निकर्ष का मतलब इस तरह के संयोग या संबंध, किसी भी तरह का संयोग हो सकता है, किसी भी तरह का संबंध हो सकता है। जैसे कि घड़े का कलर के साथ संयोग, अपनी इंद्रियां किसी सुगंध के साथ, जैसे जिव्या है, जिव्या में रस का अनुवासन, एक संयोग हुआ तभी तो अपन रस का अनुवासन हुआ। किसी चीज़ को अपन ने देखा, संयोग हुआ तभी तो देखा अपन ने। सुगंध है, अपन ने जो नासेंद्रिय है, मतलब नासा है, उसका सुगंध से संयोग हुआ तभी तो अपन को अनुभव हुआ। तो सन्निकर्ष अर्थात संबंध या संयोग, ये इसका शाब्दिक अर्थ है या इसकी निरुक्ति मान लो एक तरीके से। अब देखो, यह सन्निकर्ष, जो कौन सा सन्निकर्ष जो अपन स्टडी कर रहे हैं, तो यह सन्निकर्ष मतलब संयोग या संबंध लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु होता है। लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब आपने स्टडी किया था ना, कौन सा प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष के 2 भेद थे, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक। तो लौकिक में शुरुआत का था, लौकिक प्रत्यक्ष में बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, त्वच प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष और घ्राण प्रत्यक्ष थे ना 5। तो उनका है ये। देखो, एक इतना सा लिखा है कि लौकिक प्रत्यक्ष, लेकिन इसमें कितने वर्ड आ गए, श्रावण, त्रावाचक, चाक्षु, मतलब इंद्रियों वाले, जो भी इंद्रियों द्वारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि ये है, ऐसी सुगंध है, ये खाली स्थान है, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। तो जो भी इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान होता है, तो ध्यान से सुनना, यह सन्निकर्ष लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु यानी कारण होता है। अगर ये सन्निकर्ष ये नहीं होगा, यह संबंध नहीं होगा, इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होगा, तो वो दिखेगी नहीं। सिंपल सी बात ये है। एग्जाम्पल, विषय, रूप, रस आदि का, मतलब कोई भी रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, अगर उनका संबंध इंद्रियों का
चक्षुरेंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियों का नाम भाई है, चक्षु, श्रोत्रेंद्रिय, जिव्या, घ्राणेंद्रिय, पांचों इंद्रियों की बात है। तो विषय का इंद्रियों से संबंध, तो मतलब सन्निकर्ष है, सिंपल सी बात। अपन बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष की परिभाषा में कि इंद्रियों का संयोग, विषय के साथ इंद्रियों का संयोग, तो वही बात कर रहा है ये कि विषय रूप रस आदि का चक्षु इंद्रियां आदि से संबंध, तब जाके अपन को कुछ दिखेगा। अगर संयोग नहीं होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। अब देखो टाइप्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बीच में क्लास छोड़ के गया था 2 मिनट के लिए, कोई बच्चा ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बता दो, मैं अभी क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अपन को। ऑल क्लियर? एनी स्टूडेंट, कोई भी जिसको परेशानी हो बता सकते हैं। ओके कादम्बरी, क्लियर। अब करते हैं, इसके टाइप्स हैं 6। तो सन्निकर्ष के कितने टाइप्स हैं? सन्निकर्ष का क्वेश्चन आता है और इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, तो इसके टाइप्स हैं 6। पहले आपको जब भी एग्जाम में आए तो 6 के 6 टाइप्स एक साथ लिख देना है, जैसे कि संयोग, संयुक्त समवाय, ठीक है, संयुक्त संवेद समवाय, फिर आगे के 3, इस तरीके से 6 को एक साथ लिखो। फिर पहली हेडिंग डालनी है, देखो मैं एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। फिर पहली हेडिंग डालनी है संयोग, ठीक है, इंद्रियों का द्रव्य अर्थों से प्रत्यक्ष संयोग। देखो इंद्रियां, और मैंने एक ही बात बोली है, जब भी इंद्रियां बात आए मोस्टली 99.9% ज्ञानेंद्रियों की बात होती है। तो ज्ञानेंद्रियों का, इंद्रियों का द्रव्य अर्थों से प्रत्यक्ष संयोग, जो द्रव्य है, जो वस्तु है, जो अर्थ है, उसका जो विषय, उससे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी जो आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने है। आंखों का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि आंखों से अपन तुरंत समझ पाते हैं। इसका मतलब ये मत समझना ओनली आंख की ही बात कर रहा हूँ, उस आंख के साथ साथ बाकी की इंद्रियों का भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन समझाते क्यों है आपको? क्योंकि उसको तुरंत समझ में आ जाता है, जल्दी से आपके इजीली समझ में आ जाता है। उदाहरण उसी चीज का दिया जाता है जो आपको इजीली समझ में आ जाए। इंद्रियों का द्रव्य अर्थों से प्रत्यक्ष संयोग, एग्जाम्पल में है आंखों द्वारा घड़े। घड़ा एक तरीके से द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है ये? अचेतन, जीव थोड़ी है घड़े में, तो अचेतन द्रव्य है। आंखों द्वारा घड़े द्रव का देखना, यहां चक्षु इंद्रियों का घड़े से संबंध, संयोग हुआ है, ठीक है, सन्निकर्ष का उदाहरण है। तो मतलब ये संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण है। कैसे? आंखों ने घड़े को देखा तो आंख का घड़े के साथ संबंध हुआ, संयोग हुआ, तो ये कौन सा संबंध हुआ? संयोग सन्निकर्ष। क्लियर भाई? आंख ने घड़े को देखा तो आंख और घड़े का सन्निकर्ष हुआ। किसी ने कुछ बोला तो उस आवाज का कान के श्रोतेंद्र के साथ संबंध हुआ, ठीक है, कि भाई कोई आवाज दे रहा है, समझ रहा है? तो ये है कि संबंध हुआ, मतलब इंद्रियों का उस वस्तु या द्रव के साथ या अर्थों के साथ संयोग हुआ। कोई सुगंध आ रही है, ठीक है, सुगंध आ रही है तो उसके अपने घ्राण इंद्रिय से संबंध हुआ कि सुगंध आ रही है, तो संबंध हुआ ना, संयोग हुआ ना। तो ये संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण है। अब इसको तो जो नोट्स में लिखा उसको तो ऐसे तो एग्जाम में लिखना है, लेकिन जो समझाया है वो समझने के लिए याद रखना है। क्लियर? दूसरा है भेद है संयुक्त समवाय। पहला था संयोग, अब यह है संयुक्त समवाय। और अपन को पता है समवाय अपन स्टडी कर चुके हैं पहले, लेकिन इसको समझना दोस्त किस तरीके से, इंद्रियों में द्रव में रहने वाले गुण, कर्म, जाति का ज्ञान। देखो एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। इंद्रियों से द्रव में रहने वाले गुण, कर्म, जाति का ज्ञान। देखो अपन ने संयोग में देखा कि भाई आंखों ने घड़े को देखा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखने को पता चला कि ये हरे रंग का घड़ा है, तो उसका गुण भी देख लिया अपन ने, उस द्रव का गुण भी देख लिया। जैसे किसी ने आवाज दी, ये तो पता चल रहा था संयोग में कि आवाज दे रहा है, लेकिन उस शब्द को पहचान लिया अपन ने कि ये बुला रहा है, जा रहा है, या ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा कर रहा है, कुछ भी, कि राम इधर आ, श्याम इधर जाओ, जो भी वर्ड है, जो इजीली वर्ड है ना, तो अपन ने उस शब्द पे भी ध्यान दिया कि क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि इंद्रियों में द्रव में रहने वाले गुण, कर्म, जाति का ज्ञान, जो उस द्रव में थे, जो संयोग हुआ था, उस द्रव के रंग, गुण, कर्म का भी ज्ञान करवा रहा है इसमें, इस सन्निकर्ष में। तो संयुक्त समवाय, जैसे कि घड़े को देखकर उसके रंग, आकार, कार्य आदि का ज्ञान होना। कार्य क्या करेगा भाई? जल संग्रह करता है, पानी को ठंडा करता है।
तो अपन को घड़े को देखा पहली बार, तो संयोग में अपन ने घड़े को देखा। जल्दीबाजी में देखता है ना व्यक्ति घड़े को, भाई घड़ा रखा है, तो उससे पूछते हैं घड़े का रंग पता, यार इतना ध्यान से तो नहीं देखा मैंने, क्योंकि उसका ओनली संयोग ही हुआ था। अगर उसका होता संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता तो घड़े का रंग भी बता देता, आकार भी बता देता कि भाई छोटा था कि बड़ा था। तो तभी तो बोलते हैं संयोग, किस तरह का संयोग होगा आपकी वस्तु के साथ। तो ये अगर घड़ी का रंग, जाति, आकार सब पता लग जाता है तो वो होता है संयुक्त समवाय। तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय। नाम में थोड़ा देखो डिफरेंस है, ध्यान रखना इन चीजों को। तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, मतलब संयुक्त है समवेत और समवाय। इसका देखो समझो इस चीज को, किसी द्रव्य को देखकर उसके गुण कर्मों के आधार पर उस जाति के सामान्य लक्षणों का ज्ञान। घड़े में रंग का होना समवेत है, ठीक है, उस रंग का सामान्य रंग के साथ समवाय संबंध। जैसे किसी घड़े के रंग, रूप व आकार को देखकर सभी घड़े ऐसे ही होते हैं का ज्ञान। इसके एग्जाम मतलब जो परिभाषा है ना, डेफिनेशन, उसको समझो तभी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा धीरे धीरे, अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो हम सोचो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। किसी द्रव्य को देखकर उसके गुण कर्मों के आधार उस जाति के सामान्य लक्षणों का ज्ञान। जैसे कि अपन जंगल में गए, जंगल में अपन ने एक गाय देखी, गाय को देखने पर अपन ने पता चला कि गाय है, तो ये तो हो गया संयोग। उसका हमें कलर देख लिया अपन ने, उसका आकार देख लिया, वो हो गया संयुक्त समवाय हो गया। अब अपन को एक संयुक्त समवेत समवाय में क्या होता है कि अपन ने गाय देख ली, उसके कलर, जाति, रंग सब देख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर अपन एक धारणा बनती है माइंड में कि सारी गायें ऐसी होती हैं, मतलब सारे कुल जाति का ही ज्ञान हो गया उस गाय को देख के। तो वो बता रहा है कि अगर अपन पूछते हैं ना कि भाई मोस्टली कैसे थे, अपन मेले में जाते हैं तो पूछते हैं मेले में क्या क्या था, भीड़ थी, भीड़ में कौन लोग ज़्यादा थे, तो अपन मोस्टली बोलते हैं बच्चे ज़्यादा थे भीड़ में। तो वो उन्हें संपूर्ण जाति का ज्ञान, मतलब ऐसी धारणा नहीं बोल सकते इसको, मतलब ज्ञान ही तो होगी, इसने कुछ प्रत्यक्ष देखा है, गाय को देखा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एलियन आता है अपनी पृथ्वी पर, अपने मानवों को देखता है, तो उसने एक मानव को देखा कहीं जंगल में, क्योंकि वहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं जो सिप आती है उतरी, उसने एक मानव को देखा, उसने धारणा बना ली कि भाई इस 2 हाथ 2 पैर, एक नाक, एक मुंह, इस तरह के जानवर यहाँ पे रहते हैं। तो उसने एक को देखा, लेकिन उसने एक धारणा बना ली कि यहाँ पे आसपास और भी होंगे। तो वही बात है, किसी द्रव्य को देखकर उसके गुण कर्मों के आधार पर उस जाति के सामान्य, देखो यहाँ पर सामान्य लक्षणों की बात हुई है, मतलब जर्नल फीचर। अब हर जर्नल फीचर के लिए इसलिए बात बोलती है कि कॉमन तो सब में मिलते हैं, डिफरेंस थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर बनाते हैं। जैसे कि सभी मनुष्य हैं, सब में 2 हाथ 2 पैर, लेकिन सबकी शक्ल अलग है, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल पे अब डेफिनेशन कर रहे हैं अपन। तो ये जनरल फीचर की बात कर रहा है कि उसके सामान्य लक्षणों का ज्ञान पूरी जाति का। जैसे कि अपन पीएमटी में स्टडी करते थे, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटे हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, ठीक है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सब संगी तो थे, एक आधार वही इसमें इस तरह के मिलते हैं, लेकिन सारे प्राणी अलग अलग रहते थे, लेकिन संघ एक बांट दिया उनका उसी तरीके से। तो ये हो गया संयुक्त समवेत समवाय। मैंने एग्जाम्पल दिया 5 से 6, लेकिन लिखना आपको नोट्स वाला है, क्योंकि बुक में यही है और टीचरों को यही चाहिए। क्योंकि टीचर्स को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बेस्ट होते हैं टीचर, लेकिन वो क्या कि जो बुक में लिखा उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपने जो मॉडर्न के उदाहरण उनको नहीं प्रेफर करते। किसी द्रव्य को देखकर उसके गुण कर्मों के आधार पर उस जाति के सामान्य, मतलब देखा एक है लेकिन उसकी जाति को अपन ने वो कर लिया कि हाँ इसकी जाति पे है। बोलते हैं ना कि ये तो किसी लड़के को देखते हैं कि ये तो कितना उद्यमी है, कितना शैतान, इसका फैमिली कितनी उद्यमी होगी, कि ये इतना सीधा है तो इसकी फैमिली कितनी सीधी होगी, करते हैं ना ऐसी बात। तो वही बात है कि जैसे किसी घड़ी के रंग, रूप व आकार को देखकर सभी घड़े ऐसे ही होते हैं का ज्ञान कौन सा हुआ, संयुक्त समवेत समवाय। अगला देखो चतुर्थ, क्लियर हो गया ना तीसरा, कोई बच्चा बोलेगा मेरे उसे। चतुर्थ है समवाय। समवाय अपन ने देखा था जिसको, ओके वर्षा क्लियर। समवाय अपन ने देखा था फर्स्ट पेपर में कि जिसको अलग नहीं किया जा सकते, द्रव्य से अलग नहीं किया जा सके, मतलब वो तो उसके साथ रहता ही है। गुण गुणी का संबंध, समवाय संबंध, गुण और गुणी,
गुण में, गुण क्या है उसके अंदर, क्वालिटी क्या है, और गुणी यानी जो व्यक्ति है, जो द्रव्य है, जो पदार्थ है वो। तो जैसे कि शब्द, आवाज, गुण है एक तरीके से कि भाई आवाज, किसी ने आवाज दी, या गंध मान लो, कोई रूप देख लो, मतलब ठीक है, स्पर्श मान लो किसी भी तरह का। स्पर्श 3 तरह के होते हैं, मतलब शीत, उष्ण और अनुष्ण, ठंडा, गर्म या नॉर्मल। तो कुछ भी शब्द तो क्या मतलब कोई भी गुण, तो शब्द को इसने एग्जाम्पल दिया कि शब्द यानी कि आवाज और आकाश का संबंध। आकाश, अपनी श्रोतेंद्रिय कहां पे रहती है, कान में। कान में क्या होता है, खोखलापन। आकाश यानी खाली स्थान। तो शब्द का उस गुणी, गुणी यानी कान, उसके साथ संबंध, आकाश मतलब खाली स्थान, कान में तो रहता है आकाश। आकाश महाभूत ख वैगुण्य, गुणी का संबंध। अतः कान द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होना समवाय सन्निकर्ष है। मतलब एक तरीके से स्पेसिफिक आ गई कि कान का काम है शब्द को सुनना, तो वो वही काम करेगा, इसका समवाय संबंध है। आंख का काम है रूप को देखना, तो वो उसी का काम का। गुण और गुणी, रस का मतलब रसेंद्रिय का काम है रस का अनुसरण। गुण और गुणी उनका जो संबंध है उस पर स्पेसिफिक है कि ये काम यही करेगा, और दूसरे की बस की बात नहीं है, कर भी नहीं सकता, करना चाहे तो हो भी नहीं सकता। नेचर है, प्रकृति है। ठीक है, गुण और गुणी। तो पांचों इंद्रियों की बात करें, जब भी एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आए ना कि भाई एक इंद्रिय का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया ना, दूसरी इंद्रिय का एग्जाम्पल देख लो। आंख का एग्जाम्पल इजी रहता है, इसलिए आंख का देख लो। आंख बिना कोई व्यक्ति देख पाएगा क्या? क्योंकि आप बोलोगे मैं आंख से सुन रहा हूं, नहीं हो सकता, क्योंकि गुण और गुणी का संबंध सही कनेक्ट होगा, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। तो जो शब्द है उसका संबंध किसके साथ होता है? आकाश के साथ। और आकाश कहां रहता है? कान में, श्रोत्रेंद्रिय। ऐसे थोड़ी होता है आंख में आ जाए, नहीं। आंख का काम है रूप को देखना, वो काम करेगा। तो गुण और गुणी का समवाय संबंध। तो गुण और गुणी होता है मतलब जो इंद्रिय, एक तरीके से जो महाभूत मान लो, इंद्रिय मान लो या द्रव्य मान लो, वो क्या बोलते हैं, द्रव तो हो गया, गुण हो गया द्रव, उस द्रव के गुण का बात कर रहा है। गुण और गुणी का संबंध यानी इंद्रियों का जो विशेष कार्य है ना, उस संबंध की बात कर रहा है, तो वो होता है समवाय संबंध। समवाय संबंध का मतलब है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। अतः कान द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होना, उसी प्रकार से यहां से एग्जाम्पल लिख सकते हो, नेत्र द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होना, रसेंद्रिय द्वारा रस का प्रत्यक्ष होना, ठीक है, 3 इंद्रिय हो गई। चतुर्थ इंद्रिय जैसे ग्रहण इंद्रिय द्वारा गंध का प्रत्यक्ष होना, ये समवाय सन्निकर्ष के उदाहरण है। क्लियर? अब देखो समवेत समवाय, वो था ओनली समवाय चतुर्थ, 3 तो वो समझ में आ गई। अब यहां से थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो गई, समवाय से समझो। अब ये समवेत समवाय, समवाय भी है लेकिन साथ में समवेत है, मतलब समवाय के साथ गुण और गुणी का संबंध तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक स्टेप आगे बढ़ के सोचो। कैसे? शब्दत्व, शब्द गुण का प्रत्यक्ष होना, कि एक्चुअली में वो बोल क्या रहा है, क्लियरेंस। समवेत मैंने बताया ना वहां पे, समवेत में क्लियर मतलब वो दिख जाता है कि कैसा कलर है, कैसी वस्तु का सब कुछ पता लग जाता है। तो यहां पे बोलता है कि शब्दत्व, शब्द गुण का प्रत्यक्ष होना। तो शब्दत्व गुणी, शब्द गुण, शब्द गुण और आकाश गुणी, ये आपके समझ में नहीं आएगा, आपको ये रटना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं ही जब इसको इतनी बार देख चुका हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। तो समवाय संबंध, समवाय संबंध शब्द में जैसे मानव है, इसको मैं दूसरे एग्जांपल समझाऊं। मानव में मानवता पाई जाती है। आपको पता है ना कि मानव है, मनुष्य है, तो मनुष्य में मानवता भी, जैसे कि सिंपल सी बात है कि अपन बोलते हैं ना कि मानवता, समाज तो सामाजिकता, मतलब पूरे समाज में सामाजिकता पाई जाती है। एक तरीके से पूरे समूह, समवेत कर दिया। यहाँ पे देखो शब्दत्व और शब्द, तो यहाँ पे लिख दो शब्दत्व की जगह जैसे आप लिखते हो मानवता, और आगे लिख लो शब्द की जगह मानव। एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझने के लिए, आपको एग्जाम्पल तो इंद्रिय को ही देने। जैसे शब्दत्व की जगह लिख सकते हो आप मानवता, शब्द की जगह लिखो मानव। देखो दोनों जगह एरो है। शब्द आकाश, शब्द फिर तरीके से वही मनुष्य क्या है, गुण है, और आकाश किसमें पाया जाता है? व्यक्ति, पर्सनैलिटी व्यक्ति में पाया जाएगा, पुरुष मान लो, महिला मान लो, एक स्पेसिफिक मान लो, कुछ भी। जो इसी तरीके से दोनों में समवाय संबंध है। तो मतलब एक स्टेप
आगे बढ़ के बात कर रहा है कि पूरे उसकी ज्ञान होना, पूरे समाज का ज्ञान होना, उस शब्दत्व, जैसे कि रूप को देखना। वर्षाराज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है। समवेत समवाय को इस तरीके से समझो आप। इसकी दूसरी एडिंग बनाता हूं, दूसरी परिभाषा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से लिखो। शब्दत्व, शब्द गुण का साक्षात्कार करना संवेद समवाय सन्निकर्ष है। आप लिखो, शब्दत्व गुण का साक्षात्कार करना संवेद समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि शब्दत्व का शब्द के साथ समवाय संबंध है और शब्द का कान के साथ। नहीं आएगा समझ में, लेकिन लिखो, दोबारा बोल रहा हूं मैं। शब्दत्व कोष्टक में लिखो शब्द गुण, शब्दत्व कोष्टक में लिखो शब्द गुण, फिर कोष्टक बंद, का साक्षात्कार करना समवेत समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि शब्दत्व का शब्द के साथ समवाय संबंध है और शब्द का कान के साथ। मैं बताऊं इसका मीनिंग क्या है, देखो कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। एक इसको ऐसे समझ लो कि क्लियरेंस, कि ये व्यक्ति ये बोल रहा है, इस कि ये राम है कि ये श्याम है, क्लियरेंस मिल गया एक तरीके से। जैसे अपन ने संयोग में देखा था ना, इंद्रिय का भाई संयोग हुआ, घड़े को देखा, फिर अगले में समवेत में क्या किया, घड़े का रंग भी बता दिया। तो यहाँ पे इंद्रियों का जो मतलब समवाय संबंध था ना, विशेष विषय के साथ, अपनी अपनी इंद्रियों का एक एक विषय के साथ जो संयोग था, उसमें क्लियरेंस, उसका साक्षात्कार, कैसे, उसका प्रत्यक्ष, कि ये बोल रहा है, ये व्यक्ति राम है, ये श्याम है, ये पेड़ है, ये बोतल है, ये घड़ी है, उसका मतलब ये क्लियरेंस मिल गया पूरा, वो होता है समवेत समवाय। अब इसको आप कैसे लिखना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि शब्दत्व का साक्षात्कार करना समवेत सन्निकर्ष है, मतलब रूप का साक्षात्कार करना कि ये व्यक्ति राम है कि श्याम है, उसका साक्षात्कार करना, क्लियरेंस मिलना, एक तरीके से क्लियरेंस मिलना समवेत समवाय है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। क्लियर? आई होप आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है और ये शब्द ऐसे हैं कि आपको अटपटे लग रहे होंगे। और ये 5वां नंबर का ना समवेत समवाय, इसमें आप इतना लिख सकते हो, जो मैं अब दोबारा बोल दूं, शब्दत्व शब्द गुण का साक्षात्कार करना, मतलब प्रत्यक्ष करना, देखना, क्लियरेंस प्राप्त करना ही समवेत समवाय सन्निकर्ष है। क्लियरेंस, ओके? हेलो वर्षा, क्लियर? अब देखो विशेष और विशेषण अभाव, ये इजी है, यह समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि क्लियरेंस मिलना, अब इतना ध्यान रखो। विशेष और विशेषण अभाव, अभाव का ज्ञान कराने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। देखो अभाव को भी प्रत्यक्ष बोल दिया यहाँ पे। तो पदार्थ विज्ञान इसलिए बोलते हैं कि टफ क्यों है, समझ में आ जाती तो सरल है। जैसे कि कोशिश कर रहा हूँ समझने की मैं, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभाव का ज्ञान कराने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान पृथ्वी तल पर घड़े का अभाव है। जैसे कि मैं गया रूम में, तो मैंने किसी ने मेरे को भेजा कि वहाँ पर जाके घड़ा लेके आ, मैं गया, वहाँ पे घड़ा ही नहीं था। तो पृथ्वी तल पर घड़े का अभाव है, ये भी तो प्रत्यक्ष है भाई, अभाव का ज्ञान हो रहा है अपन को। जैसे मैं जाऊँ वहाँ पे किसी को रूम में भेजूँ कि जाके मेरे रूम से जाके अपनी वॉच लेके आ, मतलब हैंड वॉच लेके आओ, घड़ी लेके आओ, वो आएगा कि बॉस यहाँ पे तो नहीं है, तो उसको अभाव मिला वहाँ पे, किसका? वॉच का अभाव मिला। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पृथ्वी तल पर घड़े का अभाव है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ थी नहीं तो मिलेगी कैसे। तो घट भाव, घड़े की एब्सेंस, ये क्या है? विशेषण। विशेषण क्या हो गया? जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो हो गया विशेषण, इसलिए इसका नाम है देखो विशेष विशेषण अभाव। विशेष विशेषण अभाव, विशेषण अभाव, विशेषण के पीछे अभाव लगा है, तो विशेषण जो ऑब्जेक्ट था उसका अभाव होता है। यहाँ पे घड़े का उदाहरण दिया तो घड़ा मान लिया, अपन वॉच बोल रहे हैं तो वॉच मान लो, पानी की बोतल मान लो, कुछ भी जिसका अभाव होता है उसकी बात कर रहा है। और भी जो पृथ्वी का तल था, जहाँ पे अपन ने उस वस्तु को ऑब्जेक्ट स्थान बताया, लोकेशन, कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे मिलेगा, उसको बोलते हैं विशेष। तो पृथ्वी तल पर घड़े का अभाव, तो अभाव का ज्ञान कराने वाला कौन सा होता है? विशेष विशेषण अभाव। ये होता है छठा सन्निकर्ष। इस तरीके से ये लौकिक प्रत्यक्ष का ज्ञान कराते हैं। आपको बताऊं
कैसे क्या दिख रहा है। अपन बोलते हैं ना, मैं तो जल्दी जल्दी में देखा था, मेरे को तो उसने पैंट शर्ट पहन रखे थे लेकिन कलर पता नहीं शर्ट का, क्या कौन सा शर्ट था। आपने देखा उसने जूते पहन रखे थे, चप्पल पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पहन रखा था। ये सब सन्निकर्ष पे डिपेंड करता है कि कौन सा सन्निकर्ष हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये मोस्टली ज़्यादातर आंखों का रोल ज़्यादा होता है इसमें। रोल तो सभी इंद्रियों का होता है, क्लियरेंस प्रत्येक इंद्रिय, लेकिन आंखों का एग्जाम्पल इजीली समझ में आता है, इसलिए आंखों को बताते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो अभाव, ये छठा समझ में आ जाएंगे। अभाव का ज्ञान कराने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान विशेषण और विशेष अभाव कहलाता है। ओके, अब करते हैं आगे। तो सन्निकर्ष 6 टाइप्स के नाम तो आपको रटे होने चाहिए। इंद्रिय प्राप्त कारित्वम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना तो ही समझ में आएगा। आप इसको लिखो इंद्रिय प्राप्त कारित्वम, आप इसको इंद्रियों का प्राप्त कारित्वम भी लिख सकते हो। देखो हिंदी के वर्ड है ये, प्राप्त कारित्वम, इसका मीनिंग समझो कि इससे आप क्या समझते हो। इंद्रियों का प्राप्त कारित्वम से क्या समझते हो, इसको सविस्तार व्याख्या कीजिए, समझाइए। किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंद्रियों का अपने अधिष्ठानों से बाहर जाकर विषय को ग्रहण करना इंद्रिय प्राप्तकारिता कहलाता है। ये बोल रहा है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन को देखना है तो उसको इंद्रियां क्या, कि चक्षु इंद्रियां है, आंखों में रहती है। तो अगर उसको मान लो सामने पेड़ को देखना है तो वहां तक, पेड़ तक वो इंद्रियां जाएंगी। इसका मीनिंग ये है कि इंद्रियों का अपने अधिष्ठान, अधिष्ठान क्या होती है, आंख। चक्षु इंद्रियों का अधिष्ठान आंखें हैं, ठीक है। तो अधिष्ठान से बाहर जाकर के, तो चक्षु इंद्रिय अपनी आंखों से बाहर जाके जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उससे टकरा करके वापस विषय को ग्रहण करते, वो वहां से टकरा के वापस आएगी अपनी आंखों में, अधिष्ठान में। फिर वो ऑब्जेक्ट करेगी, मन और बुद्धि के साथ संयोग करके उस अधिष्ठान को दिखाएगी। इसको बोलते हैं इंद्रियों का प्राप्तकारित्वम कहलाता है। और एक्चुअली में ऐसा ही होता है, किसी भी चीज को देखने के लिए अपनी इंद्रियां वहां तक जाती हैं। यह चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष रूप में पाया जाता है, क्योंकि जब तक उसका रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना कि आंखों में, जब तक उसका क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा आंखों में, तब तक वो दिखाई नहीं देगा। तो प्रतिबिंब कब तक बनता है, जब भी तो बनेगा जब इंद्रियां वहां जाएंगी, कुछ कनेक्ट होगा, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है, जैसे यह चक्षु इंद्रियों में प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। चक्षु इंद्रिया अक्षी गोलक और बॉल से निकलकर गे वस्तु यानी जो भी अपन को देखना है, जिसको जानना है, गे वस्तु तक जाती हैं और उसके रूप व संस्कार लेकर लौटती हैं। कि कैसा रूप है, पेड़ है तो उसके पेड़ जैसा वो व्यक्ति है ना, एक्चुअली में वो उसका रूप संस्कार लेकर लौटती हैं। इस संसार की सूचना इंद्रियों से, जो मतलब इंद्रिय यानी चक्षु इंद्रिय से मन, तथा मन से जीव आत्मा, और मन से आत्मा को मिलती है, जो अपने शरीर के अंदर आत्मा, और वो बुद्धि के साथ चिंतन करके अपने प्रोजेक्ट दिखाता है कि ये एक्चुअली में ये। अब ये इतनी फास्ट होती है ये क्रिया कि अपन को लगता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये प्रोसेस होती है, ये फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। इस प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष घटित होता है। इस प्रकार जो अपन देखते हैं ना वो प्रत्यक्ष होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इंद्रियां आई है, इंद्रियों का नाम आया कि इंद्रियां प्राप्त कारित्व, तो आप बोलोगे कान की भी ऐसे ही जाती है, गंध की भी ऐसे ही जाती है, रस का भी ऐसे ही जाता है। ऐसा नहीं है। कान में की जो रूप है, मतलब कान में जो शब्द है, आवाज है, वो वायु में गति करता हुआ अपने कान के पास आता है। तो आप ऐसे बोलोगे, फिर ऐसे आप बोलोगे भाई ओनली चक्षु इंद्रिय है ना, उसका ही प्राप्तकारित्व होता है, बाकियों का तो नहीं होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो एक, लेकिन कुछ विद्वान जैसे जयंत भट्ट आदि का मानना है कि प्रत्येक इंद्रिय विषय को पाकर क्रियाशौल उठती है और थोड़ा संस्कार ग्रहण करती है, अरस्तु सभी इंद्रियां प्राप्तकारी हैं। अब इन्होंने एक, मतलब आचार्य कौन से थे, जयंत भट्ट जैसे विभिन्न आचार्य, जैसे आपके मन में भी एक डाउट आया होगा भाई, चक्षु का तो मान लिया कि भाई वस्तु वहां तक ऑब्जेक्ट बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो जाती है। कान थोड़ी जाता है, आवाज वो तो लहरती हुई अपने पास आती है। सुगंध थोड़ी आती है, अपन सुगंध के पास थोड़ी जाते हैं। सुगंध ऑटोमेटिक वो लहरती हुई अपनी नाक के सामने आती है, तो अपन सुगंध होती है। तो आप तो ऐसे बोलोगे भाई सारी इंद्रियां बाहर जाती है। इंद्रिय आपने लिखा नहीं, हेडिंग यही तो लिखा है, इंद्रिय प्राप्तकारितम। आपने चक्षु इंद्रिय प्राप्तकारितम लिखते हो ओनली, क्यों लिखा है इंद्रिय? तो इसका मतलब या तो आप गलत बोल रहे हो या हम गलत बोल रहे हैं। फिर उसने बताया जयंत भट्ट ने कि भाई ऐसा नहीं है, सारी इंद्रिय ही प्राप्तकारितम।
कि बहुत चक्षु में तो क्या वो जाती है, इसलिए अपन को समझ में आ गया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ आँख का एग्जाम्पल इसलिए देता है कि वो जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन बाकी की इंद्रियां में जो वायु के माध्यम है, साधन है, किसी भी तरीके से वो अपनी, जैसे कि अपने मुंह में कोई भी स्वाद आया तो जिह्वा के माध्यम रस का ज्ञान होता है कि मीठा है, किसी भी माध्यम से वो आया, लेकिन उस रस को ग्रहण करने के बाद में वो क्रियाशील होती है। तो मतलब वो प्राप्त करती है, किसी भी माध्यम से प्राप्त करो, चाहे वो वायु के माध्यम से करे, चाहे अपने हाथ से अपन खाएं, कुछ भी, वो कोई ना कोई माध्यम अपनाती हैं। तो किसी भी माध्यम से अपनाएं। अपनी संरचना ऐसी बनी है कान की कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को आवाज़ सुनाई दे सके, तो कोई सा ही माध्यम अपनाएं, लेकिन वो प्राप्त करके, मतलब उस आवेग को या संदेश को प्राप्त करके उद्दीपक मतलब क्रियाशील हो जाती हैं। वो क्रियाशील होने के बाद में वो संदेश मन को भेजती हैं, मन जीवात्मा को भेजता है, फिर बुद्धि के साथ विश्लेषण होके अपन को ज्ञान होता है। और ये इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि अपन को ऐसा पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि कितनी फास्ट क्रिया होती है, ये इतनी सारी फिजियोलॉजी होती है अंदर। आप मॉडर्न में भी देखोगे ना कि भाई प्रतिबिंब बनता है, ऐसे देखते हो, फिर वो ऑप्टिक नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व विश्लेषण करती है मस्तिष्क में जाके, वो काम भी तो होता है। उसको तो आप मान लेते हो, लेकिन ये बात नहीं मानोगे मन, बुद्धि, आत्मा, एक्चुअली में यही होता है रियलिटी में। ठीक है, इस प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष घटित होता है, और बाकी इंद्रियां भी प्राप्तकारिता है, मतलब वो भी संदेशों को, आवेगों को प्राप्त करती हैं, चाहे उनके माध्यम दूसरे ही क्यों ना हो। क्लियर? यहाँ पे आँख का ही एग्जाम्पल दिया क्योंकि आँख तुरंत समझ में आता है, इसलिए मैं तो पहले ही बता रहा था कि आँख का एग्जाम्पल देंगे बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय प्राप्त कारित्व समझ में आ गए कि इंद्रियां आवेग को प्राप्त करने के लिए, उस उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए अपने अधिष्ठानों को छोड़कर बाहर जाती हैं। क्लियर? प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, कि भाई सब कुछ ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि भाई सबूत क्या है। कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद में बहुत से ऐसे बोलते हैं ना कि सबूतों के अभाव में मुजरिम छूट गया। सबको पता है इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, लेकिन वो प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, उसको अपन छोड़ देते हैं, उस मुजरिम को, वहाँ पे दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे जब रोग की चिकित्सा करते हैं ना, तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, रोग में प्रत्यक्ष के साधन बहुत कम है, उसको जानने के साधन बहुत कम है, उसको देखना समझना, उसके लिए अपन को अनुभव करना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को समझने और जानने के लिए प्रत्यक्ष काफी नहीं है। अपन बोलते हैं ना कि मैंने तो मेरी आंखों से देखा ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं। देखो ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष होना जरूरी है, लेकिन बिना प्रत्यक्ष के भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण है। कैसे अनुपलब्धिकरण है समझो। कभी कभी इंद्रियां अर्थ सन्निकर्ष होने पर भी कुछ बाधक कारणों की वजह से या तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता ही नहीं या दोषपूर्ण होता है, जिसे सच्चे अर्थों में प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। सिंपल सी बात है, बाधक कारण आते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान में भी बाधक। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण का मतलब होता है कि किस किस वजह से अपन को प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्या क्या रीजन है उस प्रत्यक्ष कराने में, ज्ञान कराने में। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के जो सामने, सुनने में, देखने में, सुगंध में, जो भी चीज है। तो प्रत्यक्ष में बाधक क्या क्या कारण है। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, किन किन स्थितियों में प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, जैसे कि अति समीपता, कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा पास है, जैसे बुक पढ़ते समय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पुस्तक को नेत्र के ज्यादा समीप लाने पर अक्षर ज्ञान नहीं हो पाता। सही बात है, अपन बुक उठाओ अपने हाथ में, सबके आगे बुक है, अपनी आंखों पे लगाओ सीधा, जरूरत से ज्यादा पास आगे नहीं दिखेगा, विवश मतलब भयानक रूप हो जाएगा, क्लियर सी नहीं दिखेगा। तो अति समीपता भी एक तरीके से नुकसानदायक है। तेज वॉल्यूम, जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम हो गई, बहुत ज्यादा सुनाई देती है, मतलब अपन बोलते हैं ना कि भाई डेसिबल की 20 डेसिबल तक की सुनाई देती है, 2000 20,000 डेसिबल, उससे ज़्यादा की आवाज़ सुनाई नहीं देती, कान उसके लिए सुन ही नहीं सकता। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, वो सर्प मतलब जीव जंतु सुन सकते हैं, लेकिन अपन नहीं सुन सकते। तो एक तरीके से अति समीपता, पुस्तकों नेत्र ज़्यादा समीप लाने पर अक्षर ज्ञान होता है। देखो अक्षर है, बुक में अक्षर है, लेकिन अपन को दिखाई नहीं दे रहा, और अपन इंद्रियों से देख भी रहे हैं, उस समय कोशिश भी कर रहे हैं, अक्षर होते हुए भी नहीं दिखता क्योंकि अति समीप है। तो यह प्रत्यक्ष अनुपलब्धि का पहला रीजन, कि वह प्रत्यक्ष होते हुए भी अनुपलब्ध है। दूसरा है अति दूर। अब जरूरत से ज़्यादा दूर होगा तो कैसे देखेगा, जरूरत से धीमे बोलेगा कोई व्यक्ति, जरूरत से बहुत धीमे बोल रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो अति दूर। अति दूर मतलब किसी भी इंद्रियों से मान लो बहुत दूर मान लो वो। आवरण रूप, आवरण युक्त, वस्तु का आवरण द्वारा ढके होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान न होना। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि कोई रूम में अपना पेन, अपन स्टडी करते समय पेन खो जाता है, क्योंकि अपन उसको रख के किसी किताब के नीचे रख दिया, किसी कपड़े के नीचे रख दिया,
या फिर अपने खुद के नीचे, पैर के नीचे आ गया, कुछ भी कैसे मान लो कि वो आवरण से ढक गया है। पेन अपन को पता है कि पेन है, लेकिन वो आवरण से ढक गया, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा। तो ये अनुपलब्धि है, मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष की कमी मान लो एक तरीके से। ये क्या है, कर्ण दौर्बल्य लिखा है, मतलब इंद्रिया दौर्बल्य, किसी भी तरह की आंखों का कम दिखाई देना, आंख कम काम कर रही है, कान कम काम कर रहे हैं, आपकी जिह्वा कम काम कर रही है। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ना कि मेरे को कोई सुगंध का पता नहीं चल रहा कि अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, मेरी नाक बंद है, मेरे को जुकाम लगा हुआ है, ठीक है। तो इंद्रिया दुर्बलता, जैसे नेत्र या कर्ण में दुर्बलता होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान में प्राप्ति में बाधा। तो इंद्रियां पांचों प्रकार की, एग्जाम्पल 2 के दिए नहीं, मैं 5 की बात कर रहा हूँ। अगर उन इंद्रियों में खराबी है, कोई दोषपूर्ण युक्त है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं, तेरे को नहीं दिख रहा, तेरी आंखों में खराबी, तो इसमें हमारा दोष नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष तो है ना। तो ये सब प्रत्यक्ष की कमियां या अनुपलब्धि कारण है। अगला देखो 5वां पॉइंट क्या है, मन की अनवस्था। मन के चंचल होने के कारण किसी अन्य स्थान में ध्यान लगा होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न होती है। और ये एग्जाम्पल तो मैं कम से कम 100 बार समझा सका हूँ कि जैसे क्लास में कोई व्यक्ति रहता है, आवाज़ आ रही है, बोर्ड पे लिखा, टीचर मतलब पीछे वाले बच्चे को दिख भी रहा है, वहाँ तक पहुँच भी रही है, लेकिन बीच वाले का ध्यान कहीं दूसरी जगह है, उसको ना तो वो दिख रहा है, ना कुछ उसका ध्यान ही दूसरी जगह, ना वो सुन रहा है। तो ये प्रत्यक्ष में बाधा है ना, मन का चंचल होना। तो मन की अनवस्था मतलब मन का चंचल होना। समान मिहार मतलब सूक्ष्मता, समान मिहार, एक समान कई वस्तुओं के होने के कारण, जैसे गेहूं में अन्य प्रकार के दानों का होना। अपन मिलावट करते हैं ना, मूंग के दानों में पत्थर छोटे छोटे आते हैं, बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं, कभी कभी तो दिखते भी नहीं है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा। देखो वो अलग है, मूंग के दानों में मिलावट करते हैं, गेहूं के दानों में मिलावट करते हैं, मिलाने वाले चावल के दानों में प्लास्टिक का कुछ डाल दे टुकड़े, तो जो मिलावट करते हैं मतलब सूक्ष्मता, बारीक अंतर से, तो अपनी इंद्रियां देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपन को अंतर मिल नहीं पाता। सिंपल सी बात ये है, वो चीज़ है, रियलिटी है, आपको पता ही है, लेकिन अपन को प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही, दिख नहीं रही, क्योंकि वो सब एक जैसे हैं, समान जैसे हैं। अभिभव, अगला है 7वां, अभिभव, अन्य वस्तु से दब जाने का, जैसे बादलों से सूर्य ढक जाने से धूप गर्मी का ज्ञान नहीं होता, मतलब किसी चीज़ से ढक दिया, अभिभव। ये एग्जाम्पल अच्छा है, कभी कभी सूर्य दिखता ही नहीं है, पूरे दिन ही नहीं दिखता, तो इसका मतलब है ही नहीं कि भाई सूर्य आज है ही नहीं, गायब हो गया, भाई आसमान निकल गया सूर्य को, ऐसा थोड़ी सोचते हैं अपन। सिंपल सी बात है भाई, बादल आए हुए इसलिए बादलों से ढक गया सूर्य है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा ना, तो इसलिए अपन ऐसा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुभव लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं, दूसरे चीज़ों से सहारा लेके समझते हैं कि हाँ सूर्य है लेकिन बादलों से ढक गया, तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रत्यक्ष की अनुपलब्धता, होते हुए चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष से। अति सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म जीवों का नेत्र द्वारा ज्ञान नहीं होता। अब सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, फंगी, सारी चीज़ें हैं, दिखाई दे रही हैं आपकी आंखों से? नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, माइनर हैं। तो ये भी एक तरीके से प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं दिख रहा। आपकी टेबल पर देखो, कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया, आपके हाथ में देखो बैक्टीरिया होंगे, लेकिन दिख रहे हैं तुमको? नहीं दिख रहे। ये अब होते हुए भी नहीं दिख रहे, आप इसको सूक्ष्मदर्शी लगा के देखो अपने हाथ को, 5-7 बैक्टीरिया दिख जाएंगे। तो ये है कि होते हुए भी नहीं दिखना, मतलब प्रत्यक्ष होते हुए भी ज्ञान नहीं होना, ये प्रत्यक्ष की अनुपलब्धि कारण है। क्लियर? मतलब प्रत्यक्ष की एक कमियां हैं। अब प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता, इंपॉर्टेंट है कि भाई जो है रियलिटी है, फिर क्यों बाकी प्रमाणों की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रत्यक्ष को पूर्ण क्यों नहीं माना गया? क्यों अनुमान प्रमाण लगाया? क्यों आप्तोपदेश प्रमाण लगाया? क्यों युक्ति प्रमाण लगाया? जैसे चारवाक बोलते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है, जो है आंखों से दिख रहा तो है, आप कानों से सुनाई दे रहा तो है, नहीं तो नहीं है। चारवाक यही बोलते हैं आचार्य चारवाक। जो नास्तिक दर्शन में पहला दर्शन है ना, चारवाक दर्शन, वो यही बोलता है कि ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण है, बाकी कोई प्रमाण नहीं है, जो रियलिटी है सामने दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी, वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अन्य प्रमाणों की सहायता पड़ती है। कैसे? प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण है जिसे लोग सभी स्वीकार करते हैं, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, ठीक है, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है। सिंपल सी बात है, सबूत है कि भाई मैंने आंखों से देखा, मैं देख रहा हूं, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने है सब कुछ। वो तो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ठीक है, नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबको मानना पड़ेगा। अब मन, आत्मा, शरीर,
वेद इनको नहीं मानते तो वो नास्तिक, ठीक है, जो इनको मानते हैं वो आस्तिक। तो अगर ये तो मानेंगे ना प्रत्यक्ष, तो भाई क्योंकि आंखों के सामने है, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सब मानेंगे इस चीज को। तो ये बोलता है कि प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही एकमात्र ऐसा प्रमाण है जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, चाहे वह आस्तिक हो, नास्तिक हो, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य। ये बात तो समझ में आती है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय कम है, विषय यानी जो ज्ञान के साधन है वो कम है प्रत्यक्ष प्रमाण के। कैसे? अप्रत्यक्ष के ज़्यादा। और अप्रत्यक्ष प्रमाण है ना, जैसे कि अनुमान, दो दूसरे है ना, बाकी ये 3-4 प्रमाण है, उनके ज़्यादा विषय। समझो इस चीज़ को। अतः अप्रत्यक्ष विषय की यथार्थ जानकारी के लिए प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों की सहायता उपेक्षित है। तो दूसरी वस्तु, मतलब जो जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो पाता, उनकी वस्तु के ज्ञान के लिए अन्य प्रमाणों की सहायता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे अब। जगत में प्रत्यक्ष बहुत कम है, बहुत कम वस्तुओं का होता है। जगत में प्रत्यक्ष बहुत कम वस्तुओं का हो पाता है। प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों का साक्षात्कार, कि आंखों के सामने जो भी है, या फिर 5 इंद्रियों की बात कर रहा हूँ मैं, आंखों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। इंद्रियों से जो साक्षात्कार होता है ना एकदम सामने, वो बहुत कम वस्तुओं का होता है। मतलब अगर 100 वस्तुएं होती है ना संसार में, तो उनमें से 5% का साक्षात होता है प्रत्यक्ष से, बाकी 95% अपन को अनुमान से समझनी पड़ती हैं। अप्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत हैं जिनकी प्राप्ति आगम, अनुमान एवं युक्ति प्रमाण द्वारा होती है, यथा पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म किसी ने देखा थोड़ी है, किसी ने समझा थोड़ी है, ये सब अनुमान, युक्ति। ये एग्जाम्पल ऐसा दिया कि यूनिक, जो हर जगह बैठता हो, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को सभी मानते हैं, ठीक है, मोस्टली जो आस्तिक व्यक्ति हैं वो सारे ही मानते हैं कि पुनर्जन्म को मानते हैं। लेकिन ये बात है कि प्रत्यक्ष के अलावा, प्रत्यक्ष वाला तो मानेंगे नहीं क्योंकि उसने पुनर्जन्म होता ही देखा नहीं, क्योंकि अगर वो खुद ही मर जाएगा तो फिर पुनर्जन्म होते कैसे देखेगा। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है ओनली, वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। लेकिन प्रत्यक्ष के अलावा अन्य प्रमाणों को मानता है, अनुमान हुआ, युक्ति हुआ, आप्तोपदेश हुआ, वो मानता है पुनर्जन्म को। तो उसको समझने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी। जिस इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वह स्वयं भी अप्रत्यक्ष है। अपन ने देखा था ना कि चक्षु इंद्रिय खुद को कभी नहीं देख सकती, वो दूसरी वस्तु को ही देखती है। अगर अपन शीशे में खड़े होके अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को आंख दिखाई देती है, उस चक्षु इंद्रियों का अधिष्ठान दिखाई देता है। चक्षु इंद्रियां कभी नहीं दिखाई देती। तो सिंपल सी बात है कि जिन इंद्रियों के से प्रत्यक्ष ज्ञान, जिन इंद्रियों से अपन को ज्ञान हो रहा है, मतलब जो 5 ज्ञान इंद्रियां, उनसे अपन को ज्ञान हो रहा है, वो खुद को ही नहीं देख सकती। तो इसका मतलब ये थोड़ी मान ले कि वो है ही नहीं, हैं, लेकिन उनका ज्ञान अपन को अनुभव द्वारा होगा। देखो आगे क्या होगा। नेत्र आदि जो बाह्य दृष्टिगोचर अंग है वे इंद्रियों के अधिष्ठान मात्र हैं। अप्रत्यक्ष होने के कारण इंद्रियों को नहीं माने तो वस्तुओं का ज्ञान संभव ही नहीं हो पाएगा। अब मान लो वो दिख ही नहीं रही, मतलब अप्रत्यक्ष है, ज्ञान नहीं हो पा रहा इंद्रियों द्वारा। अगर उसको मान ले कि वो नहीं है, मानते ही नहीं कि एक्चुअली में है ही नहीं, तो वस्तुओं का ज्ञान कैसे होगा? ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क। भाई वस्तुओं का ज्ञान कैसे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो वस्तुओं का ज्ञान संभव नहीं हो पाएगा, अतः इंद्रियों का ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा किया गया है। इसलिए देखो, जो जिन इंद्रियों से अपन को ज्ञान हो रहा है उन्हीं इंद्रियों को प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, तो दूसरी बात तो खाई जाए, इसलिए इनको ऑटोमेटिकली अनुमान प्रमाण की आवश्यकता पड़ जाती है। अनुमान प्रमाण अगला चैप्टर ही है, समझेंगे, ठीक है, डिटेल में। अतः प्रत्यक्ष होने पर भी अप्रत्यक्ष विषय की यथार्थ जानकारी हेतु अन्य प्रमाणों की आवश्यकता है। अस्तु प्रत्यक्ष होने पर भी अप्रत्यक्ष विषय की यथार्थ जानकारी हेतु, देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसी वस्तु की प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे कि कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपके सामने है, उसका रूप रंग सब कुछ देख रहे हो, क्योंकि प्रत्यक्ष आपके सामने जो बोल रहा है वो सुन रहे हो, वो बता रहा है, जो सब कुछ आप देख रहे हो, 5 इंद्रियों का यूज कर रहे हो। फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाण को समझने के लिए अपन को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप अनुमान लगाओगे कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसकी फिजियोलॉजी ऐसे बिगड़ी होगी, इसने ये खाया तो इसके माइंड, उसके पेट में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अग्नि कम हुई होगी, या फिर कफ बढ़ गया, बात दोष कम हो गया, कुछ भी मान लो। तो अतः प्रत्यक्ष होने पर भी अप्रत्यक्ष विषय की यथार्थ जानकारी हेतु अन्य प्रमाणों की आवश्यकता होती है। समझ में आया ना? सिंपल सी बात है कि
किसी भी चीज को समझने के लिए अपन को अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति, ये 3 मुख्य प्रमाणों की तो जरूरत पड़ेगी प्रत्यक्ष होते हुए भी, ये बात ध्यान रखना। अब करें या फिर कल करोगे? 10 मिनट हैं भी 6 बजने में और एक टॉपिक बचा हुआ है लास्ट का। ये क्या बोल रहे हो, आज ही कर दे खत्म इसको? आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता है, एक लास्ट पॉइंट। एनी स्टूडेंट? देखो लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। ओके अर्चना, चलो करते हैं स्टार्ट। आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता। रोग निदानार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में काफी महत्व है। रोग निदान, निदान यानी किस तरीके से रोग हुआ, क्या कारण था रोग का, ठीक है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण की आयुर्वेद में काफी महत्व है। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो इंद्रियों द्वारा होता है, इंद्रियां 5 हैं, 5 द्वारा जो कर्म होते हैं वो 5 इंद्रियों की बात करता है। प्रत्यक्ष द्वारा रोग की परीक्षा करने वाले वैद्य को अपनी सभी इंद्रियां, रस इंद्रियां छोड़कर कभी जीव से वैद्य परीक्षा नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। मतलब आंखों का यूज करता है क्योंकि उसको देखने में, उसका रूप रंग देखने में, ठीक है, उसकी त्वचा का कलर देखने में, उसकी आंखों का कलर देखने के लिए, ठीक है। कानों का यूज करता है वैद्य सुनने के लिए, उसका जो आंसर बताएगा, वो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, घ्राणेंद्रिय, उसमें से गंध कैसी आ रही है, कि अच्छी सुगंधित गंध आ रही है, विकृत गंध आ रही है, कि या फिर मतलब दूषित मैली कैसी गंध आ रही है उस मरीज से, तो नाक का भी यूज होता है। तीनों रसेंद्रिय का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को कभी भी रस का अनुवासन नहीं कर सकता। रोगी व्यक्ति का रस का अनुवासन करे तो खुद रोगी हो जाएगा। अपन बोलते हैं तभी तो मास्क लगाते हैं। तो आगे एग्जाम्पल भी दिया, मैं समझा देता हूँ कि सभी इंद्रिय रसेंद्रियों को छोड़कर से रोगी के शरीर में रहने वाली सभी इंद्रियों की परीक्षा करनी चाहिए। श्रोत्र द्वारा मतलब कानों द्वारा आंतों का बोलना, संधि और अंगुली पर्वों का फूटना, स्वर भेद, अन्य रोगों द्वारा जनित शब्द को उनकी परीक्षा कान श्रोतेंद्रियों से करनी चाहिए। देखो प्रत्यक्ष प्रमाण कितना इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इंद्रियों से उस रोग को जानना, उस पेशेंट को जानना। अब शब्द पहली है श्रोत्र, श्रोत्र द्वारा कि भाई शरीर से कैसी आवाज आ रही है, व्यक्ति चल रहा है तो उसके घुटनों में दर्द आवाज आती है, कि ऐसे लब ढब की आवाज करते हैं ना। स्टेटोस्कोप का एग्जांपल देखो, स्टेटोस्कोप से अपन आवाजें सुनते हैं कि भाई इसकी हार्ट की साउंड कैसी है, किस इंद्रियों का यूज हो रहा है, स्रोत इंद्रियों का यूज हो रहा है। अब आपके क्लियर होएगा कि आप बोल रहे हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्या जरूरत है प्रत्यक्ष प्रमाण की। ये सारी जरूरत चिकित्सा बनने के लिए जरूरी है, आपको अच्छा चिकित्सक बनने के लिए, समझने के लिए जरूरी है। अब चक्षु द्वारा मतलब डॉक्टर की चक्षु द्वारा क्या प्रत्यक्ष करेगा, रोगी का वर्ण, कलर देखेगा, कैसा कलर है उसका, ठीक है। आकार कि भाई मुरझाया हुआ चेहरा है कि सब कुछ है, दुखी है, कैसे है, स्वस्थ है, कितना स्वस्थ है, तो कुछ लग रहा है मन से, चेहरे पे पता लग जाता है, रोगी को देख के पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कितना परेशान है। कभी आप ओपीडी में गए हो, जैसे कि मैं 2 से 3 बार गया हूँ ओपीडी में अभी, क्योंकि इस बार तो लॉकडाउन हो गया, 1 साल का पूरा चौपट हो गया। तो मैं देखता हूँ जब पेशेंट आता है ना, तो पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कितना दुखी है, हीन है, या फिर इसके मीडियम है, या फिर ऐसे कंसल्ट करने आया, अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है, पता लग जाता है उसको देख के ही। प्रमाण, छाया, इसकी शरीर में स्वाभाविक अवस्था, विकृत अवस्था का अवलोकन, ये सारी चीजें पता चलती है चक्षु द्वारा। अब आता है घ्राण इंद्रियां, स्वाभाविक या विकृत गंधों की परीक्षा करना। स्वाभाविक या विकृत गंधों मतलब ऑटोमेटिक जो नॉर्मल गंध आती है व्यक्ति से वैसी गंध आ रही है, या फिर कुछ विकृत गंध आ रही है रोग के अनुसार, भाई इस रोग में ऐसी गंध आती है। अपन बोलते हैं जैसे लैब में टेस्ट करते हैं, अमोनियम की गंध, सल्फर की गंध, सोडियम की गंध, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो उस गंध का पहचान होती है व्यक्ति में से कैसी गंध आ रही है, सड़े फूलों जैसी गंध आ रही है कि कैसी गंध आ रही है, पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना परेशान है। तो घ्राण इंद्रिय द्वारा। अब आता है स्पर्श द्वारा, प्रकृति और विकृति से युक्त स्पर्शन परीक्षा द्वारा करनी चाहिए। अपन देखते हैं ना हाथ से स्पर्श करके कि व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है, ठंडा है कि ज़्यादा है, कम है, जो भी स्पर्श के माध्यम अपन पल्स भी चेक करते हैं, तो स्पर्शन के माध्यम से होती हैं सारी। तो ये चारों इंद्रियों का यूज होता है, मतलब वैद्य प्रत्यक्ष प्रमाण की चारों इंद्रियों का यूज करता है, ओनली रस इंद्रिया को छोड़कर, क्योंकि रस इंद्रिया का यूज करेगा तो खुद बीमार हो जाएगा। तो ये चारों इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण के मूल है। इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण की मूल है ना, कि इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये सारी चीज चिकित्सा में निर्भर है, चिकित्सा में डिपेंडेंट है, चिकित्सा करने में यूजफुल है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग। आप लास्ट में लिख सकते हो कि इस तरीके से
प्रत्यक्ष प्रमाण आयुर्वेद में यूज होता है। अब क्वेश्चन देखो, इंद्रिय पंच पंचक का वर्णन। जो पंच पंचक था ना वो तालिका थी, मैंने समझाया था, इसीलिए समझाया था, मुझे पता था क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पे व्याप्ति के लक्षण एवं भेद का वर्णन कहीं नहीं आया प्रत्यक्ष प्रमाण में, पूरा चैप्टर कर लिया। ये अनुमान का क्वेश्चन है, तो अनुमान वाला चैप्टर अगले कल से स्टडी करेंगे। तो व्याप्ति के लक्षण एवं भेद अनुमान का क्वेश्चन है, अनुमान प्रमाण का। ओके, तो घबराइए मत, अनुमान में मिल जाएगा ये। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुपलब्धि कारणों का वर्णन, जो अभी समझा रहा था ना भाई, अति समीपता, अति दूर, ठीक है, मन का चंचलता, ये सारे कारण आएंगे इसमें। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों का वर्णन, वो जो चार्ट भेजा था आपको मैंने ग्रुप में, प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक, सविकल्प के 2 भेद हैं, अलौकिक और लौकिक, लौकिक के फिर 2 भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्यांतर, उसके 3 भेद थे, वो पूरा चार्ट और इसका हिंदी में वर्णन। परामर्श क्या है, ये भी अनुमान प्रमाण का क्वेश्चन है, परामर्श का, ठीक है, घबराइए मत। परामर्श क्या है, ये अनुमान प्रमाण का क्वेश्चन है, वो आपको मिल जाएगा। निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है, लक्षण लिखो। समझ में आपको बता रहा कि मैंने खूब, जो प्रत्यक्ष के जो भेद है निर्विकल्प, दूसरा तरह का भेद है, वो परिभाषा आपको पता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद लिखें, ये क्वेश्चन है ना, उसका है ये। अभी इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, अब मैं भी कंफ्यूजन हुई है, मैं सन्निकर्ष पूछा है या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है जो होता है 2 तरह का, सात्वम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और एक है असात्म इंद्रियार्थ संयोग। असात्म इंद्रियार्थ संयोग होता है 15 प्रकार का। समझो इस क्वेश्चन को, समझो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद। तो इसको देखो, मेरी नज़र में तो ये है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जो सन्निकर्ष 6 पढ़े ना, वो तो लिखने ही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि क्या पता क्वेश्चन किस तरह का, अपन को थोड़ी पता है। तो जब ऐसा कन्फ्यूजन रहे तो 6 के 6 सन्निकर्ष लिख दो, और लास्ट में वो लिख देना कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 2 टाइप्स, सात्यम में, मतलब सात्यम यानी रेंज में नॉर्मल, सात्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, पर दूसरा है असात्यम इंद्रियार्थ संयोग। सात्यम में मतलब इंद्रियों का अपनी विषयों के साथ संपूर्ण रूप से नेचुरल अवस्था में जो संयोग होता है वो होता है सात्यम, और अनेचुरल अवस्था में अति हीन या मिथ्या रूप से जो संयोग होता है वो होता है असात्म इंद्रियार्थ संयोग। अब असात्म इंद्रियार्थ संयोग 15 प्रकार का होता है। 5 इंद्रियां हैं, भेद हैं 15, पांचों इंद्रियों को एक, जैसे चक्षु इंद्रिया हीन संयोग, चक्षु इंद्रिया अति संयोग, चक्षु इंद्रिया मिथ्या संयोग, मतलब एक इंद्रिय के साथ हीन, मिथ्या और अति जोड़ते जाओ, इस तरीके से 15 भेद बन जाएंगे। क्लियर, ये दोनों आपको ही लिखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझा रहा हूं। ओके, प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन करते हुए आयुर्वेद में इसका महत्व लिखिए। अब देखो क्वेश्चन कितना है, बड़ा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण की जो निरुक्ति है, व्युत्पत्ति है, लक्षण है, ये लिखनी है। प्रत्यक्ष प्रमाण के टाइप से लिख दो, और आयुर्वेद में इसका महत्व, जो लास्ट पॉइंट अभी स्टडी कराया ना वो। इंद्रियों का भौतिकत्व सिद्ध करो। इंद्रियों का भौतिकत्व भाई किससे प्राप्त हो, इंद्रियां किससे उत्पन्न हुई हैं, कि इयम अहंकार, जैसे आत्मा को ज्ञान कराती है, इंद्र अपन किया था ना इंद्रियों का, मैं समझा देता हूं दोबारा से आपको कंफ्यूज ना हो। इंद्रियों का भौतिकत्व सिद्ध करो। वो इसका इंद्रियों का भौतिक तो अपन ने किया तो था उस समय, जैसे इंद्रियों की उत्पत्ति हुई थी ना, इंद्र प्लस गह प्लस ई से हुई थी, उसका जो मतलब एक तरीके से स्वरूप और लक्षण, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। इंद्रियों का एक तरीके से पूरा वर्णन आएगा इसमें। और अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद, अलौकिक के प्रत्यक्ष के 3 भेद होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कौन कौन से, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज के 2 भेद थे, युक्त और युंजान, और ये तो थे चार्ट रूप में, फिर बाकी इसकी हिंदी आपको लिखनी है, पूरी नोट्स में लिखी हुई है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन थे इसमें, परामर्श और व्याप्ति, ये अनुमान क्या है, घबराइए मत, ठीक है, अनुमान में मिल जाएंगे। थैंक यू, आज की क्लास होती है ओवर, कल पढ़ेंगे अपन अनुमान प्रमाण। धन्यवाद।